यप। तो फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करने के लिए। ऑडियो मीट में रखिए। एंड दी keep it in the mute mode. We'll start in a while. I'll just waiting for a while. सबको बोलो। एंड दी ओके, माइक्रोफोन इश्यू हो रहा है क्या? व्हाट्सएप में कंफर्म कर एक बार। तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में कंफर्म करके तुम ही हो बोल के। एंड दी कंफर्म इन द व्हाट्सएप ग्रुप। लेट्स सी यू। ओके। ठीक है। सबको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप में बोल। बायोडाइवर्सिटी थियरी चल रहा था, राइट? आ गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पाई चार्ट वगैरह डेटा जो था ना, ये स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू ओपन अप दिस वन। मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। ये रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये जगह देखना पड़ेगा हम लोग का इकोलॉजी का कंटेंट के साथ। ये कंटेंट खोल लो। ये भी खोलना पड़ेगा। हाँ। या वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू ज्वाइन। सबको बोलो फटाफट ज्वाइन करने के लिए। इकोसिस्टम, पिरामिड्स, बायोडाइवर्सिटी आ गया। तो आज थोड़ा सा डेटा से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टॉप हुआ था हम लोग का ना। तो वर्ल्ड लेवल में जो बायोडाइवर्सिटी का डेटा है, वो इनसाइड क्या बोल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग वो जगह थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? वर्ल्ड का बायोम्स वगैरह सब देखेंगे। डिफरेंट मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड से स्टार्ट किया जाएगा। ऑलरेडी नाउ हाउ मेनी हैव ज्वाइंड सेशन में? देखो कितना ज्वाइन हुआ है। 15 ज्वाइन 14। हो चुका। 14 ज्वाइन। अच्छा ठीक है। अपना अपना बैचेस में सब एक बार रिमाइंडर दो भाई। स्टार्ट करूं। प्रेरणा सॉरी की इज नॉट ज्वाइनिंग। नो आइडिया, राइट? एक बार रिमाइंडर दो सब अपना बैचेस में कि क्लास स्टार्ट हो गया बोलो। फिर दीवार को कहाँ चला गया है? यस सर। ओके। आयुष इज देयर। यस सर। ओके गुड। देख सकते हो अर्चित को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है, वो लिंक दिया हुआ है अगर रिक्वायर्ड है, अगर ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है उसका। ठीक है। टेस्ट सीरीज रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है, रेगुलर स्टूडेंट्स है एसआईएल के, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ओपन कर दिया गया है। एक टेस्ट तो हो चुका। ये स्टडी यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज जो चालू हुआ है, आई होप यू ऑल कैन रिकॉल, है ना? आई होप यू ऑल कैन रिकॉल कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार रिमाइंडर जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप थारली चेक कीजिए अपना अपना ग्रुप्स को। ठीक है। तो उसमें यूनिट वाइज टेस्ट का यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर का टेस्ट हो गया। थर्सडे का बैच में हुआ और फ्राइडे का बैच में भी हुआ, एंड आज सैटरडे का बैच में चलेगा।
सैटरडे संडे का जो बैच में आज होगा, अटेंड जरूर कर लीजिएगा। राइट, टेस्ट मस्ट है, देना ही पड़ेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट जो है। राइट, एंड उसके साथ हम लोग जो बाकी जो टेस्ट शेड्यूल आप लोगों का सिल का जो रेगुलर है, ठीक है, तो रेगुलर स्टूडेंट्स का जो है उन लोगों का जो टेस्ट सीरीज ऑन किया गया है, शेड्यूल पोस्टेड है। जनवरी महीना में पूरा यूनिट टेस्ट शेड्यूल चल रहा है, और फरवरी में 3 फुल टेस्ट भी रखा गया है। राइट, आपका खुद का बैच के टाइमिंग के हिसाब से सिंक कर दिया गया है। यूनिट टेस्ट का टाइमिंग है 1 आवर, आपका जो नॉर्मल कोचिंग आवर है उसके अंदर भी इंटीग्रेटेड है। एंड जो फुल टेस्ट होगा 3 दिया जाएगा, वो फरवरी महीना में फर्स्ट वीक में ही हम लोग ट्राई करेंगे निपट देने के, डेट्स डाल दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। राइट, जितना पॉसिबल है कंफर्टेबल करना उसको मैंने कर दिया कि आपको ओवरलैपिंग ना हो। तो टोटल 8 टेस्ट हम लोग इसमें कंडक्ट कर रहे हैं। राइट, 8 टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड। 5 तो पार्ट टेस्ट है यूनिट वाइज, एंड 3 तो फुल टेस्ट है। एंड उसके बाद भी जो एग्जाम्स के, बायो एग्जाम्स के पहले 7 दिन का छुट्टी मिलेगा, उसमें भी हम 2 फुल टेस्ट लगाएंगे, 2 फुल टेस्ट लगाएंगे, 2 to 3 फुल टेस्ट उसमें लगाएंगे, 2 तो पक्का लगाएंगे। फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करने के लिए। राइट, तो सेंटर में आपका आके आप ऑफलाइन में, लेकिन ऑप्शनल रहेगा वो, दैट विल बी ऑप्शनल। ठीक है, ये जो 8 टेस्ट है सील का रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, 5 यूनिट टेस्ट एंड 3 फुल टेस्ट मॉक जो है, काइंडली टेस्ट दीजिएगा। एंड इसमें टेस्ट डिस्कशन जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 घंटा का टेस्ट कर रहे हैं एंड यूनिट वाला जो है, एंड राइट आफ्टर दैट आधा घंटा का मैं उसका आंसर, सैम्पल आंसर्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, एंड एक कॉपी चेक भी कर रहा हूँ, 1 कॉपी वहां पर चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आधा घंटा में चेक हो जाएगा। तो वही चेक जो बेस्ट कॉपी है उसमें चेक करके उसका स्नैप वहीं पे करेक्शन करके स्नैप लगा के ग्रुप में छोड़ दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक कॉपी चेक करेंगे, वो आपके सामने चेक करेंगे, हम उसका सैंपल आंसर्स क्या होगा डिस्कस कर देंगे, एंड उसका जो कट शीट जो है वहीं पे जैसे बोर्ड करेक्ट करता है, उसका स्नैप उठा के सैंपल पेपर का आंसर हम रिलीज कर देंगे वो ग्रुप में। आई होप यू गॉट द प्रोसेस। तो काइंडली सब्जेक्टिव ये टेस्ट के लिए सेंटर में आइएगा, फॉर जो रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ एसएल के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आपका स्कोर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट में। आज का बायोडाइवर्सिटी वाला पॉइंट के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेस्ट ग्रुप में अपना अपना ग्रुप में प्लीज आइंदे भी वहां पर आप फटाफट सबको बोलो ज्वाइन करने के लिए, जो जो प्रेजेंट है। राइट, उन लोगों को बोलिए, एंड हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग भी। Recording in progress. राइट, so I hope you all can see the screen sharing that is being done. All can see the screen sharing, right? Yesterday हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए थे, ये भी डिस्कस हो चुका था, ये डिस्कस हो गया था। राइट, लेकिन आपके सामने ना कुछ डेटा रखना चाहूंगा बिफोर आई गो अहेड विद द चैप्टर ऑन पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। डिस्कस हो गया था, स्पीसीज रिलेशनशिप कर्व यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। एनोटेशन काइंडली मत कीजिएगा। सेशन को प्रॉपरली आगे बढ़ने दीजिए, अभी ये टाइम एकदम ये सब करने का नहीं है। ठीक है, नाउ नाउ वी स्विच टू, मैं अपना वेटिंग रूम इनेबल कर दिया। पार्टिसिपेंट्स एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक कॉलर आशीष कौन है भाई? आशीष कौन? हु इज आशीष? अनम्यूट। Sir, Ashish Lama. ओके, या गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। या लगभग सब कोई जान पहचान में है। साक्षी, रिनिक, प्रेरणा, प्रार्थना, निमसंग, जुनैद। ठीक है, फाइन। सरदार एक बार ग्रुप में पोस्ट कर दे कि क्लास स्टार्ट हो गया बोल के, रिमाइंडर दे दो प्रधान नगर बैच।
कुछ लोग तो ठान लिए, लग रहा है कि करेंगे ही नहीं, ऑनलाइन करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बोर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं करेंगे। वैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऑडियो वीडियो में? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? एनी इश्यूज एनीबडी? नो नहीं सर। सर। इंटरफेस इंटरफेस सही है ना? कोई प्रॉब्लम यस नहीं है सर। ना? बस परफेक्ट नहीं है ना? सर। चलो गुड। अभी हम लोग एक स्क्रीन शेयरिंग में कर रहा हूँ, देखो ये नया वाला। ये कंटेंट थोड़ा देखिए, ठीक है? अम, यहाँ का कंटेंट में दिखा रहा हूँ, रुको। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में ना ये वाला आ रहा है। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ इज बिटवीन 1.7 to 1.8 million. Did you get this stuff? ये मैं डेटा में जा रहा हूँ वापस। एक मिनट रुको, ये डेटा था ना? ये तो ये वाला था डेटा। डेटा वाला कहाँ गया स्लाइड? ये स्लाइड नहीं है, स्लाइड नहीं है। ये स्लाइड, हाँ, IUCN का डेटा में जाएगा। ये देख, according to IUCN 2004, more than 1.5 million species are described so far. Please take note of this. दिख रहा है, राइट? इसको स्पेशल शेयरिंग कर दूं, पोर्शन शेयरिंग कर देता हूँ, इजी रहेगा। ठीक, करेक्ट ना? So what's the point? According to IUCN 2004, ये डेटा लिख लीजिए। more than 1.5 million species described so far have been described so far. According to Robert May's global estimate, around 7 million species would have been on Earth. He considered the species to be discovered in the tropics. Only 22% of total species have been recorded so far. So these data, what is the full form of IUCN? International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. अपडेट कीजिए। International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. According to IUCN 2004, more than 1.5 million species have been described so far. According to Robert May's global estimate, around 7 million species would have been on Earth. तो ये थोड़ा सा नोट कीजिए, 7 million species. 22% of the total species have been recorded so far, सिर्फ बोल रही है। 7 मिलियन के एस्टिमेट दिए थे, तो थोड़ा इसके साथ ना और भी देखो। मैं बेसिक शेयरिंग में जाता हूँ, बेस्ट होगा स्क्रीन शेयरिंग में जाता हूँ, इजी हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड। या क्लियर? ये डेटा लिख लिया है? लिख लिया ना? तो इसके साथ देखो, the number of species of all organisms on earth is between 1.7 to 1.8 million. तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है इसका? व्हाट इज द एनसीईआरटी डेटा? 1.5 million have been described so far. This is what IUCN stated in 2004. रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट कितना गया? 7 मिलियन। 7 मिलियन। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ अगर हम लोग जाएं, रुकिए, सही कंटेंट खोलना पड़ेगा और इसमें वापस आना पड़ेगा। ये कंटेंट कहाँ गया हम लोग का? ये कंटेंट में चले गए। ये देख, ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्क्राइब्ड सो फार आर अबाउट 1.5 मिलियन। ये आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ये डेटा को। According to the IUCN, the total number of species of plants and animals described so far are around 1.5. Annotation दिख रहा है? Content दिख रहा है clearly? The magnitude, what are we discussing? The magnitude of biodiversity in the world and in India. This is what we are discussing. रॉबर्ट मेन ने क्या बोला था अबाउट डाइवर्सिटी? स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अराउंड 7 मिलियन। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ अर्थ, बायोडाइवर्सिटी 70% of all species is of animals.
and 22% of all plant species. 20% of all is what? Plant species. And 70% of all species are what? Is of what? Tell me. Animals. मतलब बाकी जो है माइक्रोब है. तो ये पॉइंट में नोटेड. लाइक टोटल आएगा 92%, तो बाकी 8% क्या है? रिमेनिंग. रिमेनिंग लाइक माइक्रोब जो. सो प्लांट रिलेटिवली कम है एंड एनिमल ज्यादा है. ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी रॉबर्ट में ने कितना बोला था? अबाउट 7 मिलियन. एंड IUCN ने क्या बोला है कि अराउंड डिस्क्राइब कितना हुआ है? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्क्राइब हाउ मेनी? IUCN बोला 1.5 मिलियन डिस्क्राइब हुआ है, लेकिन रॉबर्ट में ने एस्टिमेट कितना किया था कि अराउंड 7 मिलियन है, जिसमें बोला जा रहा है 70% एनिमल है एंड 22% प्लांट स्पीसीज है, बाकी माइक्रो वगैरह है. अपडेट कीजिए. अमॉन्ग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन विच वन? इंसेक्ट्स. एनिमल्स में. तो बोला जा रहा है कि अगर 70% टोटल एनिमल स्पीसीज, मतलब 10 एनिमल अगर लेंगे तो 7 इंसेक्ट है. 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट है. दैट इज 70% ऑफ द टोटल एनिमल्स इज इक्वल टू इंसेक्ट. सो मैक्स क्या है? इंसेक्ट्स एनिमल्स में. इनवर्टिब्रेट इंसेक्टा. सो दीज डेटा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल है, और इसके साथ जो पाई चार्ट रिलेटेड है, ये पाई चार्ट डाल सकता है. ये पाई चार्ट देखो, यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है. ये पाई चार्ट देखिए. देख रहे हैं ये पाई चार्ट? तो ये पाई चार्ट में जो कहा जा रहा है कि आप देखो इंसेक्ट, इंसेक्ट का जस्ट जस्ट सी द इंसेक्ट्स. इतना सारा इंसेक्ट है. अमंग द इनवर्टिब्रेट का एक पाई चार्ट इनवर्टिब्रेट का, दूसरा वर्टिब्रेट का, तीसरा प्लांट्स का. ना ये डेटा देख के आपको तो लग ही रहा होगा कि वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा आ रहा है फिशेस, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा आ रहा है इंसेक्ट्स. प्लांट्स में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, कि एंजियोस्पर्म ज्यादा है कि अभी फंजाई भी प्लांट के अंदर में डाल के रखा है, बिकॉज लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया जा रहा है. प्लांट एनिमल लिया इस हिसाब से. तो फंजाई को भी प्लांट, बिकॉज सेल वाले है तो उसको कैरोलस लिनियस ने प्लांटे के अंदर में रखा था. तो अब क्वेश्चन है कि ये लाइकेंस भी है. देख, लाइकेंस तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिला, डुअल ऑर्गेनिज्म. तो ये कंपैरिजन में रखा गया है. लाइकेन, एल्गी, एंजियोस्पर्म, फर्न्स, मॉसेस, फंजाई. नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसमें सबसे ज्यादा किसका है? मैं दिखा देता हूँ. ये वाला पार्ट मैं दिखा देता हूँ. ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं है ना, ये स्लाइड शो में है, तो मैं इसका डेटा जो है मैं दिखा रहा हूँ. देखो आ गया भाई. चेंज हुआ. हाँ, प्लांट्स का गेम देख, दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयरिंग. ये आप एक स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में पोस्ट करके रख सकते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज की. सर इसको अपना अपना ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ये डेटा जो है. तो इफ यू कंपेयर, जस्ट चेक आउट द प्लांट्स हियर. वर्ल्ड लेवल में क्या है सिचुएशन. और ये तो एनिमल का है ना. हायर प्लांट कितना जा रहा है? एनजीओ कहाँ गया? एनजीओ 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 है. हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स ले सकते हैं. इन कंपैरिजन फंजाई यहाँ पे 72,000 है, और 2,70,000 हायर प्लांट्स बोल रहे हैं. हायर प्लांट्स वर्ड जो होता है दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को हायर प्लांट्स बोला जाता है. एल्गी 40,000 है, फंजाई 72,000 है, बैक्टीरिया 4,000 एस्टिमेट. लेकिन ये प्रोकैरियोट्स का हम बताएंगे, ये बैक्टीरिया लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया 4,000 दे रहा है. बट आई लाइक टू टेल यू कि प्रोकैरियोट्स का एग्जैक्ट नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल है. आ रहे हैं वो, उसके लॉजिक में आ रहे हैं. तो इफ यू गो टू द कंपैरिजन हियर रिगार्डिंग एनजीओ के साथ, एक मिनट रुको. हाँ, ये डेटा का स्नैप ले लिया ना. अब ये देखिए, ये ग्राफ से आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए. एनजीओ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फंजाई. ये स्नैप ले लो इसका, इसका स्नैप ले लीजिए. बैक्टीरिया को ना छोड़ दीजिए हिसाब से, क्योंकि एनसीईआरटी का एक लाइन है कि प्रोकैरियोट्स को हम लोग बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंदर में आता है. तो उसको एग्जैक्ट एस्टिमेट करने के लिए हम लोग का जो टैक्सोनॉमिक टूल्स है वो काफी नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट एस्टिमेट लगाना थोड़ा मुश्किल है. तो आप यहाँ पर एनजीओ और फंजाई के बीच में कौन सा ज्यादा है, पाई चार्ट से कंफ्यूजन हो रहा है, तो जान के रखिएगा इट्स एनजीओ. एनजीओ है, उसके बाद फंजाई है, उसके बाद ब्रायोफाइट है, नहीं उसके बाद एल्गी है, उसके बाद ब्रायोफाइट आ रहा है, देन टेरिडोफाइट आ रहा है,
एंड देन जिम्नो आ रहा है। इसको लिख लीजिए, स्नैप ले लीजिए, ग्रुप में पोस्ट करके रखिए। So I hope I could make this point clear to you all, है ना। अब इसके साथ अगर हम लोग इसमें चले जाए कि इंडिया का शेयर, अच्छा एज फार एज इनवर्टिब्रेट्स आप देख लिए ना, इनवर्टिब्रेट में भी तो अगर कंफ्यूजन है, इंसेक्ट के बाद कौन सा लग रहा है, मोलास्क है, देन क्रस्टेशियंस है, देन अदर एनिमल ग्रुप्स है। तो ये डेटा भी हम लोग देख सकते हैं। ये डेटा अब यहाँ पे देख, मोलास्क का देख, और ये डेटा से सॉल्व हो जाना चाहिए। इंसेक्ट का देख, ये इंसेक्ट का है, मोलास्क का 70,000 है। उसके बाद क्या है, मोलास्का के बाद क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट, इंसेक्ट, मोलास्का, देन क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस का 43,000 आ रहा है, ये देखो, इंसेक्ट, मोलास्का फॉलोड बाय दैट क्रस्टेशियंस। सो ये डेटा मैच कर रहा है, दिस डेटा इज मैचिंग एज पर द पाई चार्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, रिगार्डिंग द डेटा याद रखने का जरूरत नहीं, मतलब कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ये फंजाई एंजियोस्पर्म में कंपैरिजन में तो एंजियोस्पर्म ज्यादा है। अगर आप इंसेक्ट, तो आपको पता ही होगा कि हर एक 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट है। एंड आफ्टर इंसेक्ट कौन है इनवर्टिब्रेट में, मोलास्क आ रहा है, देन क्रस्टेशियंस आ रहा है, जैसे लॉबस्टर्स हो गया, प्रॉन्स हो गया, क्रस्टेशियंस। मोलास्क जैसे स्नेल हो गया, स्नेल, पाइला ग्लोबोसा, मोलास्क। तो इफ दिस इज डन, देन वी कैन, ये पाई चार्ट से ये क्वेश्चन पॉसिबल है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट आ जा रहा है कि एल्गी प्लांट वाला हो गया, अब वर्टिब्रेट वाला भी आ रहा है। तो वर्टिब्रेट का क्या गेम है, वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है, फिश है ना। उसके बाद क्या रेप्टाइल है कि एम्फीबियन है कि मैमल है, या एम्फीबियन मैमल, ये डेटा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एफ आर तो समझ में आ रहा है, एफ के बाद आर है, समझ में आ रहा है कि बर्ड्स है, ये भी दिक्कत है। तो लेट अस गो टू द डेटा, काइंडली गो टू द डेटा, नंबर्स में जाते हैं। नंबर्स में जाने से फिश देखो 26,959। तो पहले है फिश, उसके बाद कौन, वर्टिब्रेट का बात हो रहा है। तो वर्टिब्रेट में आएगा एम्फीबियंस है, फिश है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सब है। तो नाउ कंपेयर करिए सबका। तो पहले फिश होगा, उसके बाद कौन, बर्ड्स। फिश इज ग्रेटर देन Birds, बर्ड्स। बर्ड्स के बाद कौन है, reptiles, Reptiles, बर्ड्स के बाद आ रहा है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल के बाद, रेप्टाइल के बाद, mammals, mammals, हाँ देख, amphibians, एम्फीबियंस है, mammals, amphibian, एम्फीबियन। amphibians, एंड उसके बाद कौन, मैमल्स। mammals, हाँ, तो एम्फीबियंस आर मोर देन मैमल्स, और उससे भी ज्यादा है रेप्टाइल, उससे ज्यादा है बर्ड्स, एंड मैक्स कौन है, फिशेस। तो ये लिख के रखिए, ये वाला लिख के रखिए, AB, ऑलराइट, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फेसबुक, फेसबुक में कौन है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। फेसबुक में कौन है, FB, फेसबुक में कौन है, राइट। फेसबुक का अकाउंट खोला राम या रैम, राइट, फेसबुक का अकाउंट खोला, इस तरह से आप याद रखिए, रैम ने फेसबुक का अकाउंट खोला, या कुछ भी, रामू, फेसबुक अकाउंट हैज बीन ओपन बाय रामू, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। रामू ने फेसबुक को, फिर आर से स्टार्ट कर दोगे आप। फेसबुक अकाउंट, FB स्टैंड्स फॉर व्हाट, फेसबुक, याद रखिए, एटलीस्ट फेसबुक, राइट। तो इस तरह से याद रहेगा। तो काइंडली टेक नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्विच टू, वी विल स्विच टू समथिंग कॉल्ड, ये वाले डेटा में जाते हैं। इंडिया शेयर्स अराउंड 2.4% लैंड एरिया, but what? Share global species diversity is 8.1. That is massive. Just check. 2.4% of the world land area हम लोग के पास है, लेकिन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना आ रहा है, 8.1%, which makes India
वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स का। सो कितना मेगा डाइवर्स कंट्रीज है ऑफ द वर्ल्ड? 12 ठो है। सो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस लाइक 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड मेनी मोर आर येट टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्कवर्ड। सो ये डेटा, लर्न इट, लर्न लर्न द डेटा, राइट। तो यहाँ पे क्या था? फेसबुक का अकाउंट खोला है रामू ने, राइट। मैमल से तो ये कुछ भी कर दो, ये रामा भी कर सकते हैं, देख लो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर विच वन इज ग्रेटर, एंजियोस्पर्म। उसके बाद कौन आ रहा है? फंजाई, AF। एंजियोस्पर्म इज ग्रेटर देन फंजाई। एंड उसके बाद कंपेयर करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एंजियोस्पर्म है, फंजाई है। Algae. हम्म। Algae. एल्गी हो रहा है, उसके बाद मोसेस हो रहा है, राइट। मोसेस हो रहा है, लाइकेंस हो रहा है, राइट। अच्छा, कोई रियलमी करके एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हम लोग विदाउट नाम तो हम लोग एंट्री नहीं देते, ठीक है? अलाउड नहीं है। ग्रुप में पोस्ट कर दे के नाम से एंट्री करो भाई। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चैट बॉक्स में एक बार दे देता हूँ, एंट्री थ्रू द चैट करके। एवरीवन इन मीटिंग, वेटिंग रूम में कर देता हूँ ना। वेटिंग रूम है कोई? नहीं है। ओके जी, मीटिंग लॉक करना पड़ेगा। म्यूट देमसेल्व्स, शेयर कंटेंट, चलेगा। Now, after this data, you'll have written it. Robert make a estimate only 22% of the total species have been recorded so far. Applying this proportion in India, more than 1 lakh plants and 3 lakh animal species are yet to be discovered and described. ये डेटा जो है ना, लर्न करना पड़ेगा, वो उपाय नहीं है। ये इसको उपाय नहीं है, ये डेटा, ये रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट है, ये ग्लोबल एस्टिमेट जो है, 22% हैज बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो मतलब 1 लाख प्लांट एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड and described, yet to be discovered. So these questions can come easily. assertion रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। फिल इन द, मतलब MCQ, स्टार्टिंग MCQs में आ सकता है। तो बी केयरफुल, प्लीज लर्न दिस, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए, राइट। कैन आई स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड? कैन आई स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes. Yes, sir. गुड। तो आफ्टर दिस इज डन, then we'll have to go to the next। इसका क्लीन अप कर देते हैं, इसको क्लीन कर दिए, आगे बढ़ते हैं। देख, देयर आर 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। ये सब नहीं चाहिए, छोड़ दो, ये सब हटा दो। ये एंडेमिक वेंडेमिक नहीं चाहिए। द मोस्ट बायोडाइवर्स रिच जोन आर वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। ये नोट करके रख सकते हैं, ये नोट करके रख सकते हैं। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन इंडिया में कौन सा आ रहा है? ये वाला, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स मतलब ये गुजरात, गोवा, ये एरिया जो आ जाए। और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रेंजेस, अरुणाचल का जो साइड के जो हिमालयन रेंजेस है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। सो ये दो काफी बायोडाइवर्स है, मोस्ट बायोडाइवर्स रिच जोन इन इंडिया। क्लियर? ये निकली है बस। इसके बाद नेक्स्ट डेटा क्या लगेगा? काफी चैप्टर डेटा में भरा हुआ है ना। पैटर्न्स हम लोग कर लिए थे, तो पैटर्न्स छोड़ो अभी, पैटर्न्स छोड़ो। हम लोग ऑलरेडी इसका डेटा मैंने बोला था करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ऑलरेडी ये शायद आप लोग के पास है भी, ये डेटा जो है कल का स्लाइड में हम लोग किए थे।
The tropical Amazon rainforest in South America, greatest biodiversity on earth. Greatest biodiversity on earth, Amazon. तो इसमें क्या क्या है? 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिश, ये बर्ड्स का, मैमल्स का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, इतना इन्वर्टेब्रेट्स का, ये सब डिस्कस हुआ था। इंडिया में लोकेटेड इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हम लोग डिस्कस किए थे 12,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो ये सब डेटा हम लोग, ये जो जो बोल्ड में है ना, उसको छाप दो एकदम। और यहाँ पर डिस्कस हुआ था कि ट्रॉपिक से लेके या इक्वेटर से लेके अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। As we move from the low to the high latitudes, from the equator to the poles, the biodiversity gap miss हो गया है. The biodiversity decreases. The biodiversity, what tell me? Decreases. ठीक है? Low latitude से higher latitudes में जाओगे, equator is 0, वहां से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ, दैट्स पोल्स, वहां तक जाओगे तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करते जाएगा। इसका रीजन डिस्कस हो चुका था कि ट्रॉपिक्स में हाई बायोडाइवर्सिटी क्यों होता है। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये 3 पॉइंट है और ये आएगा, मैंने बोला था आप लोगों को ये आएगा। राइट, ये क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आंसर रेडीमेड दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में भी, इसका आंसर रेडीमेड है। ये कल डिस्कस भी हुआ था, अगर कोई मिस कर गया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी क्यों हाई होता है। सो दैट्स कॉल्ड द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट मतलब जैसे इक्वेटर और लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो रहा है, ट्रॉपिक्स में लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है पोल्स के मुकाबले, बिकॉज ट्रॉपिक्स के ऊपर में डायरेक्ट गिर रहा है लाइट, इक्वेटर के ऊपर में डायरेक्ट गिर रहा है, एंड पोल्स की तरफ में स्लांटेड वे में। तो ये एक रीजन है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक, and as a result of that, higher productivity देगा, तो indirectly contributing towards diversity. Next था कि tropical environment like unlike the temperate, poles में temperate होगा। tropical environment जो हम लोग tropic of cancer के नजदीक में है, कोई भी tropics में जो है, tropic of capricorn या tropic of cancer, इसमें ये less seasonal होता है, relatively more constant environment, more predictable environment that will promote niche specialization and leads to greater species diversity. अगर सीजनल फ्लक्चुएशंस बढ़ जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में इंपैक्ट डालता है, एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट नहीं कर पाता है इतना फ्लक्चुएशंस जो पोल्स में होता है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेट क्लाइमेट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स पेरिश कर जाते हैं, उतना डाइवर्सिटी नहीं आता, हर एक ऑर्गेनिज्म उतना फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाता। राइट, तो ये एक रीजन है कि डाइवर्सिटी आपको पोल्स में कम मिलेगा। जैसे आप लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड्स में जाओगे, राइट फ्रॉम द इक्वेटर, आपको वहां पर बायोडाइवर्सिटी गिरते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडिनल व्हाट? ग्रेडियंट। ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होने के लिए, स्पीसीशन करने के लिए समय चाहिए, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स लाइक पोल्स वगैरह में विच आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स आर रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, सो दे हैव अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन का समय मिला है। तो एकदम क्लियर कट बहुत बढ़िया आंसर है ये अगर आप छाप दोगे तो सॉलिड मार्क्स, 3 मार्क वेटेज, श्योर क्वेश्चन लगभग। ये क्यों ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट? द पोल्स या टेम्परेट रीजन्स। ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रोमोट्स ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन द टेम्परेट क्लाइमेट, एक्सप्लेन। इसका भी सेम आंसर होगा। तो डिक्रीज इन स्पीसीज एट ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑन अ माउंटेन, डिक्रीज इन स्पीसीज तो होगा ही। हायर ऑल्टीट्यूड में जाओगे स्पीसीज कम हो जाएगा, माउंटेन के ऊपर की तरफ जैसे ही जाओगे टेम्परेचर कम होता है, हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है। देखो ना, अराउंड बोल रहा है कि 1000 मीटर अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, 1000 मीटर, मीटर मीन्स व्हाट? 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, राइट? तो 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ड्रॉप इन टेम्परेचर and great seasonal variability at higher altitude are the major factors that reduces biodiversity at high altitudes. तो हाई ऑल्टीट्यूड में डाइवर्सिटी क्यों? एक तो हो गया लैटिट्यूड वाला, और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड वाला बातचीत हो रहा है। लैटिट्यूड मींस वेदर हाउ फार फ्रॉम द इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ में, राइट? तो ये डेटा कि हाई ऑल्टीट्यूड में 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे हाइट में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करेगा। तो ड्रॉप इन टेम्परेचर वन थिंग। सेकेंड, ग्रेट सीजनल वेरिएशंस होता है हाई ऑल्टीट्यूड्स।
सीजनल वेरिएशन वेरिएबिलिटी एट हाई ऑल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम में चले जाओ, नाथुला वगैरह, नाथुला वगैरह में जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आएगा, जो विंटर आएगा तो काफी चिल कोल्ड होता है, राइट। तो वहाँ इसलिए आपको बायोडाइवर्सिटी उतना हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं मिलेगा, कम होते जाएगा, एज यू गो हायर कम होते जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू मेजर रीजंस फॉर व्हाट, वन इज ड्रॉप इन टेम्परेचर, नंबर टू इज व्हाट, seasonal variability, great seasonal variability at higher altitudes, at higher altitudes। लिख लीजिए, पहले स्नैप ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ मिस हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिखो, आप कॉपी में लिखिए, सही है। Are we done? Can we switch to the next slide? Can we switch to the next slide? Please confirm. Can we switch to the next slide? Yes or no? Dear students, should we switch to another slide? Yes, sir. Yes, Anamika. Should we switch? Aditi, Ayush, Andy, बताइए, बृष्टि, दिबार्गो, जुनैद, निमसंग, प्रेरणा, रिनिक, साक्षी, समृद्धि, श्रद्धा छेत्री, श्रद्धा जायसवाल, यस सर। राय, उत्सव बैरागी, उत्सव दासगुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो इसके बाद दो तरह का ग्रेडियंट है, तो टू ग्रेडियंट्स विच कैन कंट्रोल बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, एक है लैटिट्यूड वाला, दूसरा है ऑल्टीट्यूड वाला, और स्पीसीज डाइवर्सिटी आर द टू मास्टर ग्रेडियंट्स। नोट कीजिए, राइट। यहां पर ग्रेडियंट के हिसाब से, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के हिसाब से एक क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप बायोम्स क्लासिफाई किया गया। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पे आ रहा है, 0 to 20 डिग्री नॉर्थ, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात हो रहा है। As we move from the equator to the northward toward the Arctic region, consecutive belts of conifers, consecutive belts of conifers. So tropical deciduous, ये temperate deciduous, temperate broadleaf forest, आप टेम्परेचर देख सकते हो, 40, इसका लैटिट्यूड जा रहा है 40 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री। टेम्परेट कॉनिफर्स, ये टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट और एल्पाइन्स आएगा 50 से 60 डिग्री नॉर्थ है। टुंड्रा होगा 60 डिग्री नॉर्थ, राइट। ये लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। दिस इज विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट लिखो इसको, कि तुंद्रा कहाँ मिलेगा भाई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एटलीस्ट इतना तो जान के रखोगे, 0 to 20। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस 20 to 40, ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडुअस 40 to 60, टेम्परेट कॉनिफर, पहला दो ट्रॉपिकल है, बाद में दो टेम्परेट है और एक तुंद्रा है। ओके, पहला दो ट्रॉपिकल, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेट डेसिडुअस, देन टेम्परेट कॉनिफरस, टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट और अल्पाइन्स, लास्ट आ रहा है तुंद्रा। सबसे ठंड वहीं पे होगा, तुंद्रा में। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। ये देखिए, इसका रेस्पेक्टिव ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, रेस्पेक्टिव ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ये भी स्नैप ले लो, दिस इज ऑल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। आप ऑल्टीट्यूड देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, 1800, 4000, 7500, 12000 हाइट में, 14500 का हाइट में। क्लियर, क्लियर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख 1800 तक ही जा रहा है, उसके बाद ग्रासलैंड, डिजर्ट्स, टेम्परेट डेसिडुअस, हाइट बढ़ते जा रहा है, कॉनिफरस फॉरेस्ट, देन तुंद्रा आएगा, तुंद्रा के बाद परपिचुअल स्नो है, परपिचुअल स्नो। सो आपको अगर पूछेगा दो ग्रेडियंट ऐसा जो द बायोम को कंट्रोल करेगा, बायोम को रेगुलेट करता है, आंसर क्या होगा? एक है ऑल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट है, दूसरा लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। पॉइंट टू बी नोटेड।
ये दोनों चीज फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेशन चेंज हो जा रहा है. कॉनिफरस फॉरेस्ट इज नॉट द सेम एज ग्रासलैंड. स्नैप्स प्लीज, स्क्रीनशॉट्स एंड कीप इट पोस्टेड. तो ये एक एड ऑन मटेरियल था. अभी हम लोग चले जाते हैं आपका एनसीईआरटी में फिर से वापस. तो एनसीईआरटी में वापस जाते वक्त हम लोग को ये देखना है, ये सब हो गया हम लोग का. अच्छा, ये एक पॉइंट नोट कीजिए कि ना, biologists are not sure about the total number of prokaryotic species. This question can come. What is the reason behind it? Please लिखो तो इसको. Biologists are not sure about the, मैंने बोला ना कि बैक्टीरिया का मत लिखिए, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का मत लिखो, बिकॉज प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ काउंट करना. सो कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिक मेथड है आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज. कि कितना माइक्रोब है, एग्जैक्ट कितना बैक्टीरिया है सारा पृथ्वी में, ये एस्टिमेट करना मुश्किल, क्योंकि जो हम लोग के पास टैक्सोनॉमिक मेथड है, राइट, इट्स नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज एंड काउंट देम एंड ऑल. इन लैबोरेटरी मेनी स्पीसीज कैनॉट बी कल्चर्ड. ऐसा भी है, जैसे वायरस वायरस हम लोग कल्चर नहीं कर सकते लैब में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो हम लोग कैसे एस्टिमेट लगाएंगे कि वायरस कितना है ये पृथ्वी में, ये बायोस्फीयर में. भाई भले ही बायस, वायरस इज समथिंग बिटवीन लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो ये क्वेश्चन आया है कि प्रोकैरियोट्स लेके क्या प्रॉब्लम. प्रोकैरियोट स्पीसीज का टोटल नंबर निकालने में नॉट श्योर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोट स्पीसीज. व्हाई? conventional taxonomy methods are not suitable for identifying macrobial species and counting them. And in lab, many species can't be cultured also. And since they can't be cultured, so we don't know कि उसका rate of replication वगैरह क्या है नहीं है. तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोकैरियोट का एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं हम लोग बता पाते हैं. We are not sure. We may estimate, but we are not sure what the total number. So this question has come before. ठीक है. ये तो हो गया. ये सब हो चुका था हम लोगों का. ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं करंट स्लाइड से. काइंडली चेक द स्क्रीन शेयरिंग. या स्टूडेंट्स थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, समय लगेगा, जल्दबाजी मत कीजिए. ज्वाइन किए तो लास्ट तक रहिए. इतना जल्दबाजी करेंगे तो कैसे नंबर स्कोर करेंगे, है ना. आराम से देखो इसको, ठीक है. इसका पॉइंट आ रहा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व कौन किया था, ये हु हैड गिवन इट? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने. व्हाट डिड ही से? एक पर्टिकुलर रीजन का अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, बट अप टू सडन लिमिट. अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर हम्बोल्ट इन साउथ अमेरिकन जंगल्स में इन्होंने काम किया था. विद इन अ रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में इन्होंने कहा कि स्पीसीज रिचनेस इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया. एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा. स्पीसीज रिचनेस मतलब the number of different types of species will increase, but it will increase only up to a particular limit. It will not continue. So इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका ग्राफ जो आता है ये इंपॉर्टेंट है. ये देखो, ये ग्राफ है और ये आने का हाई चांस है, हाई चांस. ये श्योर क्वेश्चन है, मान के चलो. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, लगभग श्योर क्वेश्चन है, ठीक है. तो व्हाट इज दिस होल स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी में दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है बताइए. इस स्टोरी में क्या दिखाया जा रहा है? ये स्टोरी में ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ाते जा रहे थे, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सोचिए एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग मार्क किए हैं, 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया है. ये जगह फिक्स है, ये एरिया मार्क किए ग्राउंड में, और ये इंक्रीज करते जा रहे हैं, ऐसा करके करते जा रहे हैं इंक्रीज. समझ में आ रहा है? तो क्या होगा?
ऐसे करके इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? बोल रहा है कि ऑब्वियसली ये पहला वाला है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो देखोगे कि स्पीसीज बढ़ते जा रहा है। नंबर 1 जब कंसीडर किया, सोचो ये इसमें ना हम लोग को 5 स्पीसीज मिले। यहाँ पर अगर अब ना ये पूरा ये नंबर फुल फुल ये वाला कंसीडर किया, सेकंड वाला पूरा सेकंड वाला कंसीडर किया, तो देखा कि स्पीसीज बढ़ के हो गया 9। उसके बाद और इंक्रीज किया, ओके, और इंक्रीज किया तो देखा जा रहा है कि स्पीसीज बढ़ गया 11। और 4 में गया तो हो सकता है कि 12 हुआ, 12 टाइप का स्पीसीज आया। फिर पांचवा में गया तो हो सकता है कोई भी 12 ही मिल रहा है, 12 टाइप्स ऑफ स्पीसीज मिल रहे हैं। मतलब अब ये क्या हो गया, ये बढ़ते गया, इनिशियली बड़ा बड़ा बड़ा, उसके बाद में स्टेबलाइज हो गया। तो द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट इन ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स एक्सिस में एरिया लेते जाना है, एरिया को ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहना है। वाई एक्सिस में स्पीसीज रिचनेस मींस व्हाट, ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया व्हिच वी आर स्टडीइंग। ये सिलेबस में भी आपका प्रैक्टिकल सिलेबस में है एक्चुअली, ग्राउंड में जाके करना पड़ता है। कुछ स्कूल्स में कराया होगा शायद, एनी स्कूल दे हैव डन दिस प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल कराया ग्राउंड में लेके जाके स्पीसीज रिचनेस, और इसको प्लॉटिंग भी कराया कर्व में। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला जो आता है, प्लॉटिंग तो नहीं कराया, कम से कम ये प्रैक्टिकल कराया कोई स्कूल में? डिड एनीवन डू इट, कोई भी स्कूल में? एनीबडी? नहीं प्रैक्टिकल सर, नहीं क्लासेस में? करवाया। तो जानते हैं वहां पर तो नहीं कराएगा। और कोई कहीं पे हुआ या नहीं हुआ है? ओके, सो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? इसको अगर लॉग स्केल में प्लॉट करोगे ना, कौन सा स्केल बोला मैंने, कौन सा स्केल बोलिए? यही सेम कर्व को अगर लॉग स्केल में प्लॉट किया जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। क्या जाता है बोलो? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग एस, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस कर्व, मतलब ये इसका इक्वेशन क्या आ रहा है? इसको स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व बोलते हैं। इसका क्या आ रहा है? एस इक्वल टू व्हाट, एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। नाउ व्हाट डज ए स्टैंड फॉर? स्पीसीज रिचनेस. What does this A stand for? Area that we are studying. What does C stand for? Y-intercept. C stands for what? Y-intercept. And what does the Z stand for? The Z stand for the slope of the line. The slope of the line also called. Now आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? सोचो ये लॉग स्केल में डाला तो ये स्ट्रेट लाइन आया, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स होने से log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स होने से हम लोग जानते हैं ना कि log AB क्या होता है? व्हाट इज log AB? log AB क्या होगा? log A प्लस log B। log A प्लस व्हाट? log B। डू यू एग्री? अगर log A B टू द पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? log A प्लस log B स्क्वायर। log B स्क्वायर मतलब व्हाट? 2 log B। log B स्क्वायर मतलब 2 log B। तो अगर टेकिंग log बोथ साइड्स है, log S इज इक्वल टू log C प्लस log A टू द पावर Z। log A टू द पावर Z means what? Z log A. So that's the reason it's coming log S is equal to log C plus Z log A. It is somewhat matching with like y is equal to mx plus c बोल के जो इक्वेशन था ना स्ट्रेट लाइन का, क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है? y is equal to what? mx plus what? c, जहाँ पे c y इंटरसेप्ट था और m स्लोप ऑफ द लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था क्लास 10 में हम लोग जो पढ़े थे? y is equal to mx plus c, c is the y इंटरसेप्ट और m क्या है? what is m? the slope of the line. तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा? ऑब्वियसली ये सब तो नहीं पूछेगा कि इसका क्यों ये इक्वेशन वगैरह आ रहा है। तो ये रिलेशन आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया। ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप क्लियरली देखो, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द एरिया। एरिया बढ़ाओगे मतलब एरिया इंक्रीज होगा, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगा। व्हाट इज एस? स्पीसीज रिचनेस। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू है ना। नाउ द क्वेश्चन इज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो एस बढ़ेगा? बोले हाँ बढ़ेगा, लेकिन अब तो पॉइंट बढ़ेगा। ये देख बढ़ रहा है, एरिया आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है ना, एरिया बढ़ा रहे हैं तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन अब तो पॉइंट तक बढ़ेगा। ये देख यहाँ पर जब आया ना, ये एरिया में वो कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद आप एरिया बढ़ा रहे हो, स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज कांस्टेंट रह रहा है। तो दिस कैन बी वेरी इजीली डन इन हम लोग का स्कूल ग्राउंड में। अगर कोई ऐसा एरिया है, थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है,
या ग्रासेस भी है अगर, हाँ आर्टिफिशियल ग्रास होगा तो फिर मुश्किल, सिर्फ ग्रास ही ग्रास है तो मुश्किल, क्योंकि उसमें स्पीसीज वेरिएशन आपको आएगा ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा स्कूल के ही अगर कैंपस में कहीं पर ऐसे ग्राउंड में चले जाओगे तो आपको डिफरेंट ऐसे स्पीसीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपरली अगर स्टडी करोगे तो पहला पहला में आपको दिखेगा कि आपको एक 1 स्क्वायर मीटर एरिया, हम लोग नेल्स लेके इसको कराते थे। क्या कराते थे, नेल्स लेके ऐसे करके फील्ड में दाग देते थे। तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया माप के, फीता से माप के 1 स्क्वायर मीटर एरिया लिए और स्टूडेंट्स को बोलते थे बता दे अब कितना स्पीसीज है। तो वो लोग देखता था कि सोचो 5 टाइप का स्पीसीज पहले मिला उस स्क्वायर में, उस स्क्वायर एरिया में, 1 स्क्वायर मीटर एरिया में, बस नोट किया उसको, स्पीसीज ABCD मिला, 5 टाइप मिला। देन एरिया को इंक्रीज करने के लिए बोलते थे, फीता से एरिया, स्ट्रिंग से इंक्रीज किया जाता था। फिर वो इंक्रीज एरिया में कितना नया स्पीसीज आया, सोचो 2 मोर न्यू स्पीसीज आ गया। 1 मीटर और 1 मीटर इधर, 1 मीटर एरिया लेंथ और ब्रेथ में बढ़ाने से 1 मीटर बढ़ा दिया, 2 स्क्वायर मीटर एरिया में। तो देखा गया 5 था स्टार्टिंग में, हो सकता है कि वो 9 हो गया, 9 हो गया, पूरा 2 स्क्वायर मीटर एरिया में 9 हो गया। तो दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, द स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजिंग एज यू आर इंक्रीजिंग एरिया। तो इस तरह से इट इंक्रीजेस, बट एक पॉइंट के बाद आप इंक्रीज उस एरिया को जैसे सर्वे कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स रखते हुए उसका एरिया बढ़ाते जा रहे हो, तो देखोगे कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो रहा है। होते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे और एरिया बढ़ाने से टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीज नहीं हो रहा है उस एरिया में। सो द ग्राफ दैट वी गेट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर व्हाट, हाइपरबोला। लॉग स्केल में डालेगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लोगे देन स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो दैट इज व्हाट इज प्लॉटेड इन द कर्व। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये जो लाइन है, ये लाइन आपको दिख रहा है, राइट, लाइन दिख रहा है आप लोगों को, जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड। ये लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट। ये लाइन अगर स्टीप हो जाता है, जितना स्टीप होते जाएगा, इसका मतलब क्या है ये पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग। सोचो अगर ऐसा है तो क्या मतलब है, और अगर ये स्टीपर स्टीपर ऐसे स्टीप होते जा रहा है, ऐसे स्टीप होते जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग। इट मीन्स, बोलो तो, अगर ये लाइन ऐसे करके ऐसे हो गया, ये वाला लॉग स्केल वाला लाइन यहाँ स्टीपर हो गया और स्टीपर हो गया, एंगल बढ़ जा रहा है, मीन्स व्हाट, बहुत कम एरिया बढ़ाने से स्पीसीज रिचनेस फटाफट फटाफट बढ़ जा रहा है। वो बायोडाइवर्स रीजन है, देखना थोड़ा सा ही एरिया बढ़ा रहा है और इसका स्पीसीज रिचनेस बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर स्लोप ऑफ द लाइन, ना स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाय व्हाट, जेड, ये जेड द स्लोप ऑफ द लाइन, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो स्टीपर स्लोप्स अगर होगा मतलब हायर वैल्यूज ऑफ जेड, जितना हायर वैल्यू ऑफ जेड वो एरिया उतना ही स्पीसीज रिच, वो एरिया उतना ही स्पीसीज रिच। क्योंकि अगर स्टीपर हो रहा है, सोचना, वो स्टीपर हो रहा है मतलब कम एरिया में ज्यादा स्पीसीज रिचनेस, तो बायोडाइवर्स रीजन है। दैट छोटा सा एरिया में बहुत डिफरेंट ऐसा स्पीसीज अवेलेबल हो रहा है, मतलब वो बायोडाइवर्स रीजन हो जाता है। So that's what they were going to ask you कि steeper slopes मतलब what? Steeper slopes मतलब that area is biodiverse. Species richness काफी high है, right? This is a question that they ask and इसका एक एनसीईआरटी वाला वैल्यूज जो है वो पूछ लेता है, एनसीईआरटी वैल्यूज पूछता है, ठीक है। ये देख एनसीईआरटी वैल्यूज क्या दिया है, दिया वैल्यूज विच आर गिवन, ये वैल्यूज को रट लो, पूरा रट लेना पड़ेगा और आएगा 100% आएगा, ये 100% है, ये क्वेश्चन के ऊपर में बेट लगा रहे हैं, 100% है ये, इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट। तो जनरली द स्मॉलर एरिया में जेड वैल्यू कितना आता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितना आता है, 0.1 इज टू 0.2। लार्ज एरिया कंटेनेंट वगैरह ले लेगा तो जेड वैल्यू, ये स्लोप ऑफ द लाइन इज स्टीपर, तो स्टीपर स्लोप माने व्हाट, देख 0.6 टू 1.2 हो जा रहा है, जेड वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली थीटा बढ़ रहा है ना। स्लोप मींस व्हाट, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, हम लोग पढ़े क्लास 10 में। एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इफ यू आर इंक्रीजिंग द थीटा, you're increasing the theta, तो what happens, theta tan theta में what is tan 0, कंपेयर कर tan 0, tan 45, tan 45 और tan 90, बता दो क्या होगा। tan 0 is sin 0 by cos 0, राइट, cos 0 कितना है 1, sin 0 कितना है 0, इंफिनिटी हो अरे कहाँ से इंफिनिटी होगा, 0 by 1 तो 0 होगा ना,
sin 0 by cos 0, cos 0 is 1, sin 0 is तो 0, 90 वाला इंफिनिटी होगा। हाँ 90 वाला तो होगा ही, 90 वाला तो रिवर्स है, दैट इज व्हाट, sin 90 कितना है, sin 91 और cos 90 0, 0 सो दैट इज दिस इंफिनिटी आ रहा है, बढ़ गया। और ये वाला क्या होगा, 1 sin 1 होगा, क्यों, sin 45 कितना है, तो बिकॉज 1 by root 2 है ना। हाँ 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सो दैट गिव्स यू व्हाट, 1। सो आप देख रहे हो ना, जीरो, ये वैल्यू जैसे आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो ना, 0 to 45, 45 to 90, तो क्या हो रहा है, 0 to कहाँ गया, 1 गया, 1 के बाद कहाँ पे गया, इन्फिनिटी हुआ, मीन्स व्हाट इज tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा, सेट द कैप्शन टू स्लोप हिंदी। स्लोप स्लोप बढ़ रहा है, डोंट यू थिंक दैट थीटा इंक्रीज होने से tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एज यूर Yes, इंक्रीजिंग sir. थीटा tan थीटा वैल्यू इंक्रीज, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली थीटा बढ़ा रहे हो तो स्लोप बढ़ेगा, ग्रेडियंट बढ़ेगा, मतलब स्टीपर स्लोप्स होगा। सो व्हाट डज स्टीपर स्लोप इंप्लाई, अगर आपको बोलेगा व्हाट डज स्टीपर स्लोप इंप्लाई, स्टीपर स्लोप्स इंप्लाइज के कम एरिया में ज्यादा स्पीसीज रिचनेस हो जा रहा है ना, यस और नो, ये देखना, ये लाइन का देख, और एक एक में ड्राइंग कर इसका देख, तो किसका स्टीपर स्लोप है, सोचो ये बी है, दिस इज ए, राइट, तो B देखा का जाता है हाँ बी का स्लोप ज्यादा है, सो फॉर लार्ज एरियाज बोला जाता है, कंटिनेंट्स वगैरह होगा ना तो स्लोप स्टीपर हो जाता है, मतलब उसका बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाता है, एंड कितना बढ़ता है, मतलब जेड वैल्यू कहाँ तक जाता है, 0.6 to 1.2, तो देख रहे हो ना, 1.2 मतलब 45, 1 इज व्हाट इज 1, 1 जेड इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, 45 डिग्री एंगल होगा, एंगल क्या होगा, थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, आर यू एग्रीइंग टू दैट, yes sir. मोरलेस ये 45 डिग्री है, मोरलेस, ऑलमोस्ट, तो 45 डिग्री से ज्यादा जैसे ही जा रहा है, 45 से ज्यादा जा रहा है, तो यू आर गोइंग टू गेट अ सिचुएशन लाइक 0.6 मींस व्हाट, थीटा कितना आएगा, 45 से कम है, तो 45 से कम है। आधा, मतलब 22.5 के आसपास में होगा, 20, मतलब क्लोज टू दैट, लाइक 20 के आसपास में ये जाएगा, ये राइट, तो बोला जा रहा है यहां से लेके 1.2 जा रहा है, 1.2 मीन समवेयर हियर, दिस इज अ रेंज ऑफ व्हाट, लार्ज एरियाज में, राइट, लार्ज एरियाज में ये जाता है, और बोल रहे हैं कि फ्रूगीवोरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूगीवोरस बर्ड, फ्रूगीवोरस बर्ड मींस सीड ईटिंग, फ्रूगीवोरस का मतलब है सीड ईटिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लो, फ्रूगीवोरस बर्ड्स आर मैमल्स में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग, जेड वैल्यू कहां तक पहुंचता है, 1.15, दैट इज प्रीटी हाई, 1.15, that is quite high Z value, because continents ले रहा हो ना, अब लार्ज एरिया ले, स्मॉल एरिया लेगा तो देख स्पीसीज रिचनेस स्लोप काफी कम हो रहा है, मतलब स्मॉल एरिया का 0.1 to 0.2 काफी नीचे जाएगा, लाइक समवेयर ओवर हियर, तो अगर आपको कर्व दे देगा ना, ये डेटा लगा के बोलेगा स्मॉल एरिया है, तो कौन सा स्मॉल एरिया है, ये वाला है कि ये वाला है, ए है कि बी है, स्मॉलर एरिया कौन सा लग रहा है आपको, ए है कि बी है, स्मॉलर एरिया कौन सा, ए का, और बी का लार्जर एरिया, बी का व्हाट, larger, as large as what, as large as large continents, as large as what, large continents, तो इसमें अगर क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेंसी बेस दे देगा ना, तो दो कर्व लगा दिया ए और बी का, अब उसको आपको पूछेगा कि किस, ए और बी आपको कौन सा लगता है कि एरिया किस में ज्यादा है, एरिया किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, तो आपको ये भी बोलना है कि स्पीसीज रिचनेस किस में ज्यादा है, अगर आपको बोलेगा तो आप कैंसर किस जितना थीटा बढ़ेगा उसी का स्पीसीज रिचनेस होगा, आपको 3 केस स्टडी अगर ऐसे करके दे दिया ए बी सी, तो किस लैंड एरिया का, किस ज्योग्राफिकल एरिया का स्पीसीज रिचनेस हाई है, ए है, बी है या सी है, ऑब्वियसली सी का हाईएस्ट होगा, उसके बाद बी का होगा स्पीसीज रिचनेस, उसके बाद ए का होगा, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, यस और नो, yes sir. इस तरह का क्वेश्चन देता है, मतलब दे सकता है, दिया नहीं है अभी तक अभी तक इतना ही पूछा है कि अगर अगर यू नो स्टीपर स्लोप्स होगा तो व्हाट डज इट इंप्लाई, ये क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर क्या है, आप बोलोगे कि ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जेड वैल्यू कितना होता है, 1.15, ये रट लो, कंटिनेंट्स में, लार्ज कंटिनेंट्स में 0.6 to 1.2, और स्मॉलर एरियाज के लिए मात्र वो 0.1 to 0.2, और इसको नॉर्मल वाला कर्व का क्या आता है, कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब एरिया रट लो पूरा, ये वैल्यूज रट लीजिए,
अगर लॉग स्केल में जाएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये रिलेशन को भी अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया, तो आपको S इक्वल टू C A⁻Z लिख के व्हाट इज C, व्हाट इज A, व्हाट इज Z, व्हाट इज S लिखना पड़ेगा। और उसी लॉग फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोलेगा तो log S इक्वल टू log C प्लस Z log A लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? गुड। तो चलिए, इसको हो गया। बाकी पार्ट इजी है, यही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ऊपर थोड़ा सा था। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो एक पर्टिकुलर एरिया डाइवर्स होगा तो क्या होगा, ये टिलमैन ने किया था, डेविड टिलमैन का प्लॉट वाला एक्सपेरिमेंट है। प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोड व्हाट, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, increased diversity contributes to higher productivity, is essential for ecosystem health and survival of the human race, obviously। तो बोल रहा है कि ये लोग ने ना, ये आदमी ने क्या किया, ये आदमी ने क्या किया, डेविड टिलमैन ने प्लॉट्स बनाया, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स बनाया, एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ में ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी रखा, कुछ प्लॉट्स में लैंड एरियाज में, कुछ में कम स्पीसीज डाइवर्सिटी रखा। तो जिसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा था, देखा गया कि उसमें जो ईयर टू ईयर में बायोमास प्रोडक्शन का, टोटल बायोमास प्रोडक्शन का वेरिएशन कम हुआ। ओके, वेरिएशन इन वेरी लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। बायोमास लगभग एक ही हो रहा है एवरी ईयर, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह इंपैक्ट नहीं कर पा रहा है इफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज हाई इन अ पर्टिकुलर प्लॉट एरिया। लेकिन देखा गया कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लॉट एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है, स्पीसीज टाइप्स कम है, देन वो अनस्टेबल हो जाता है एंड इट माइट लूज आउट ऑन मेनी प्लांट्स व्हिच आर बीइंग प्लांटेड ओवर देयर, दे माइट डाई, राइट? एंड बायोमास कम हो जाएगा, ईयर वाइज बायोमास कम हो जाता है, वेरिएशंस आ जाते हैं, कम हो जाता है, वेरिएशंस आ जाता है। सो व्हिच इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी अगर हाई होगा, स्पीसीज रिचनेस अगर हाई होगा, डू यू थिंक दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज स्टेबल? आंसर इज यस, इट ब्रिंग्स इन स्टेबिलिटी, राइट? क्योंकि डाइवर्सिटी होने से स्टेबिलिटी आता ही है, बिकॉज वन सिंगल नेचुरल कैटास्ट्रॉफ इज नॉट गोइंग टू वाइप अवे ऑल द स्पीसीज, बिकॉज वो डाइवर्स है, टिक जाएगा, एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगा, ऑल द स्पीसीज एक साथ एक्सटिंक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं होगा इफ देयर इज एन एनवायरमेंटल चेंज, बिकॉज एन एनवायरमेंटल चेंज कैन बी गुड फॉर वन स्पीसीज, कैन बी बैड फॉर द अदर स्पीसीज। अगर होमोजीनस होगा, स्पीसीज टाइप कम, स्पीसीज वेरिएशंस कम होगा इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वन कैटास्ट्रॉफ आएगा, वन एनवायरमेंटल चेंज आएगा, ऑल माइट पेरिश। So that's the story. So I hope I could explain to you this point. Screenshots ले लीजिएगा। ये देख, ये एक एनालॉजी टाना था पॉल एलरिच ने, एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी था। पॉल एलरिच, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा आपने, स्टैनफोर्ड, सबका ड्रीम रहता है कि यहाँ पर पढ़ेंगे, नोबेल लॉरेट्स वगैरह बहुत निकला है स्टैनफोर्ड से। सो पॉल एलरिच एक इकोलॉजिस्ट थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, एंड उन्होंने कहा कि लेट्स कंपेयर एक इकोसिस्टम विद एन एरोप्लेन, let's compare it with an aeroplane, right? When you're comparing with an aeroplane, what happens is that आप बोलोगे सर एक स्पीसीज मर जाएगा एक पर्टिकुलर, या एक एरोप्लेन में सोचो आप एक आपका जो जहाँ पे आप बैठे हो वो सीट का बोल्ट, नट बोल्ट जो है, नट खोल दिया तो सीट लूज हो जाएगा, आप नीचे चले गए तो सीट लूज हो जाएगा, नेक्स्ट पैसेंजर जो आएगा उनको दिक्कत होगा सीट में बैठने के लिए, या आपने कुछ यहाँ पर तोड़ फोड़ दिया कुछ, राइट? मैगजीन जो है उसका नीचे का मांस वास निकाल लिया, जो क्या बोलते हैं उसको, अ, ये होता है ना टूट वगैरह होता है सीट के नीचे, वेस्ट वगैरह जो होता है ना एयरक्राफ्ट में, या आपको मतलब एयरक्राफ्ट का आपने, आप गया उसमें छोटा छोटा चीज आपने हटा दिया डिस्ट्रक्टिव मोड में, भले ही उसके लिए एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं करेगा, एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं करेगा, आपने सीट से 2 बोल्ट निकाल दिया तो उससे क्रैश नहीं होगा, लेकिन दिक्कत तो हो रहा है। अब डिपेंड कर रहा है कौन सा बोल्ट आप निकाल रहे हो। अगर आप सीट का नट निकाल लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जाके इंजन में कुछ कर दिए, वहां का कुछ नट वट ढीला कर दिए तो क्रैश आउट हो जाएगा। सो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है,
कौन सा स्पीसीज आप रिमूव कर रहे हो। इकोसिस्टम या फूड वेब इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज का महत्व है, एंड कुछ स्पीसीज का तो डेफिनेटली हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है। उन लोगों को कीस्टोन स्पीसीज बोला जाता है। मैंने शायद क्लास में कहा होगा, बहुत सारे क्लासेस। कीस्टोन, KEYSTON, कीस्टोन स्पीसीज। अगर आप कीस्टोन ही हटा दो, सोचो सोचो एक पर्टिकुलर स्कूल, आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप स्कूल में सोचो, स्कूल भी एक इकोसिस्टम है। कैसे इकोसिस्टम है? जिस स्कूल में जितने सारे वेरिएशन है वो स्कूल ज्यादा स्टेबल। एक स्कूल में ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर ऑफ टीचर्स है, ज्यादा नंबर ऑफ टीचर्स है, स्टेबिलिटी है। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टेबिलिटी है। ज्यादा नंबर ऑफ एडमिन है, स्टेबिलिटी है। सोच, आप डिपेंड कर रहे हैं कि ज्यादा एक स्कूल सिर्फ एक ही मेन आदमी के ऊपर में चल रहा है। अगर वो आदमी को बाई चांस भगवान ना करे कुछ हो गया, या वो छोड़ के चले गए, स्कूल डूब जाएगा। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट निकल के जाता है, स्कूल को फर्क नहीं पड़ेगा शायद। एक स्कूल से एक स्टूडेंट निकल गया, लेकिन पॉइंट है कि एक निकल गया, दो निकल गया, तीन निकल गया, चार निकल गया, राइट। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, वो इकोसिस्टम वीक होते जाएगा। एक टीचर निकल के चला गया, फर्क नहीं पड़ रहा है स्कूल को। दो निकल गया, तीन, चार, पांच, छह, हाँ फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब डिपेंड कर रहा है कौन सा टीचर निकल के चला गया। समझ में आ रहा है? कौन सा एडमिन निकल के चला गया, अगर स्कूल को इकोसिस्टम के हिसाब से सोचोगे। तो यहाँ पर पॉल एलिच ने क्या एग्जाम्पल दिया था, एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल दिया था। एरोप्लेन का एक नट खुल गया, इधर से उधर खोल दिए, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एरोप्लेन कैच नहीं कर रहा है। लेकिन डिपेंड कर रहा है आप नट कहाँ से खोल रहे हो। सीट वाला नट खोल रहे हो कि इंजन का जाके नट वट खोल दिया, तो क्रैश हो जाएगा। सो कीस्टोन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट मैटर करता है, कौन सा स्पीसीज इकोसिस्टम से एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, राइट। सो काइंडली चेक दिस वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। ये देखो, टू एनालाइज टू अंडरस्टैंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। वही मैंने जो बताया, ये सब एनसीईआरटी में भी है। अब इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको क्विक रन कर देता हूँ। Aeroplane ecosystem, all the parts are joined together using many rivets. Rivets माने rivets are compared with the species. Riveting किया जाता है ना, riveting किया जाता है। Seats are riveted with nuts and bolts. तो rivets can be considered as what the species. ये passengers pop a rivet, मतलब निकाल दिया। What is popping a rivet? How was it compared? Extinction of a species. It may not affect the flight safety, functioning of the ecosystem, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak. So this was the concept given by स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोला जाता है। ये 2 मार्क वेटेज या 3 मार्क्स वेटेज के लिए आ सकता है। अब बोल रहा है कि डिपेंड कर रहा है कि लॉस ऑफ रिवेट्स कहां पर, विंग्स में, द की स्पीसीज। यहाँ पर विंग्स के बारे में बोला है, मैं इंजन बोल रहा था। विंग्स का अगर रिवेट खोल दिया तो विंग खोल के गिर जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत डेंजरस हो जाएगा फ्लाइट सेफ्टी के लिए। एंड देन द लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन। तो बोल रहा है which rivet is being lost also matters. Whether the key species is being removed or not from the ecosystem, that matters to the ecosystem stability. So I hope you understood. Like keystone species क्या होता है, बोलते keystone ना, keystone ऐसा एक species, KEYSTONE। ये क्वेश्चन आता था इकोलॉजी में, बॉटनी वॉटनी लेके पढ़ोगे या जूलॉजी लेके पढ़ोगे तो keystone species आएगा ही आएगा। तो keystone species क्या है कि जिसके ऊपर में बहुत सारा फूड चेन्स डिपेंडेंट। It is connecting many food chains, मतलब it's a part of a very important component of the food web। बहुत सारा फूड चेन्स के साथ कनेक्टेड। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म को कुछ हो जाएगा तो ऑब्वियसली इतने सारे फूड चेन्स अफेक्ट हो जाएगा, फूड वेब टोटल अफेक्ट हो जाएगा, क्रैश आउट हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप यू आर गेटिंग द स्टोरी। अब देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ये देख, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ ये स्लाइड। अब लोग स्विच कर रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दैट इज आवर मेजर कंसर्न। सो व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्यों हो रहा है? IUCN का रेड लिस्ट जो है 2004 says that 784 species, 338 vertebrate, 359 invertebrate, 87 plants became extinct in the last 500 years में। इतने सारे एक्सटिंक्ट हो गया। जस्ट कभी सोचा ये बात? ये बाली टाइगर, स्टेला सीकाउ, थाइलासिन, क्वागा, डोडो, रेड लिस्ट ना। क्वेश्चन है कि ये रेड लिस्ट क्या चीज है? रेड लिस्ट 2004, आपको मैं ना इसका एक वेरी इंटरेस्टिंग डेटा दिखा रहा हूँ रेड लिस्ट का।
जस्ट अ सेक। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया कि हो रहा है? हो रहा है सर। बढ़िया। मैं आपको रेड लिस्ट का एक डेटा दिखा रहा हूं, देखो ये देख। व्हाट इज दिस रेड डेटा लिस्ट या रेड लिस्ट क्या है? कहाँ चला गया रेड लिस्ट? आ गया। वाह, रेड लिस्ट कहाँ रख दिया? दिखने में चैप्टर छोटा है, लेकिन अगर बातचीत करना स्टार्ट करेंगे ना तो हाँ आ गया। देख, ये देख, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसका स्क्रीनशॉट रखना जरूरी है। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ, ये लो। तो कौन सा पार्ट का स्क्रीनशॉट रखिएगा? मैं एकदम क्लियर कट दिखा देता हूँ। ये देख, 1 सेकेंड आ गया। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसको पहले आज के डेट में WCU बोलते हैं ना। WCU previously was called as what was previously was known as IUCN। आज इसको WCU के नाम में जाना जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, तो ये देख, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग काइंडली कृपया करके रख लीजिए। रखिए इसको। पहले क्या बोला जाता था? क्या बोला मैंने? बोलो। अभी क्या बोल रहे हैं? WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये अभी क्या हो गया? ये IUCN। व्हाट इज द फुल फॉर्म IUCN? बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें जो पॉइंट याद रखना है ये लोग, व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर? IUCN has recognized 8 red list categories of species। 8 red list categories of species, जैसे extinct, extinct in the wild, critically endangered, endangered, vulnerable, lower risk, data insufficient, data deficient और not evaluated। ये 8 कैटेगरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी ऑफ स्पीसीज has been given by whom, has been recognized by whom? This is called 8 red list categories। Categories of species which has been recognized by whom, identified by whom? IUCN। IUCN ने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो हम लोग तो सिर्फ एक्सटिंक्ट वेक्सटिंग जानते थे, तो इसका डेफिनेशन नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं E इज ग्रेटर देन व्हाट? EW। EW इज ग्रेटर देन व्हाट? CE। इट इज ग्रेटर देन व्हाट? एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड इज ग्रेटर देन व्हाट? बोलो। वल्नरेबल। वल्नरेबल के बाद लोअर रिस्क है। वल्नरेबल के बाद लोअर रिस्क है। देन डेटा डेटा डेफिशिएंट है। और लास्ट में नॉट इवेलुएटेड है। नॉट इवेलुएटेड एनी। तो व्हाट इज टू बी नोन ओवर ईयर? पढ़ना क्या है? क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल में आएगा कि रेड लिस्ट में है क्या चीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लिस्ट? लाल लिस्ट बोला जा रहा है, तो कौन दिया? ये IUCN ने दिया।
तो इसमें रेड लिस्ट कंटेन्स 8 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज, 8 different categories of species. Namely, those are extinct already, those are extinct in the wild, those are critically endangered, those are just endangered, those are vulnerable, those are lower risk. मतलब ये different risk level, ये ultimately extinct हो जाएगा अगर आप इसको, मतलब ये जो है जैसे लोअर रिस्क है वो vulnerable बन जाता है अगर कंजर्व नहीं करोगे तो। अगर कंजर्व नहीं करोगे तो एक दिन एंडेंजर्ड हो जाएगा, बाद में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो जाएगा, वाइल्ड में मिलेगा ही नहीं, वाइल्ड में नेचर में मिलेगा ही नहीं, सिर्फ अगर आप एक्सिडू कंजर्वेशन करते हो तब वहां पर मिलेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वहां से भी आप, वो भी मर जाएगा, एक्सिटू जो आर्टिफिशियल कंडीशंस में जूज वगैरह में आप कंजर्व करके रख रहे हो वो भी गया, तो एक्सटिंक्ट हो गया पृथ्वी में, और एक भी इंडिविजुअल नहीं है ऑफ दैट स्पीसीज। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट द लिस्ट इज ऑल अबाउट। द रेड लिस्ट में 8 कैटेगरी है। कितना कैटेगरी है? 8 कैटेगरी ऑफ स्पीसीज। तो ये कैटेगरी थोड़ा सा पढ़िएगा, कैटेगरी थोड़ा सा पढ़िएगा, बिकॉज a taxon is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died from this earth, whether it is even in ex situ, मतलब कंट्रोल कंडीशन में आप उसको कंजर्व कर रहे थे या वाइल्ड में रखे थे। वाइल्ड में पहले जाएगा, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड पहले हो जाएगा, उसके बाद एक्स सिटू कंजर्व जो कर रहे हैं वो भी जाएगा, जूस वगैरह में आप रखे वो भी जाएगा। सो लास्ट व्हेन डेटा दिखा रहे कि द टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट, मतलब मोटा मोटी सब मान लेगा कि हाँ भाई जितना भी ये वाइल्ड में तो मिलता ही नहीं है, और ये एक्सिडिव कंजर्वेशन जो किया जाता है उसमें भी लास्ट वाला जिंदा था, मर गया, राइट? तो एक्सटिंक्ट हो गया, ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया। तो इस तरह से एक्सटिंक्ट कितना हुआ है, हाउ मेनी बिकम। सो आई होप यू हैव टेकन दिस शॉट एंड काइंडली पोस्ट इट इन द ग्रुप, काइंडली पोस्ट इट इन द ग्रुप, योर रेस्पेक्टिव ग्रुप में आप इसको पोस्ट कर दो, ठीक है? समझ रहे, समझ रहे? ये देख, ये इसको शॉट ले ले इसका, हम करंट स्लाइड का, इतने सारे एक्सटिंक्ट हो चुका है, दिख रहा है कितना एक्सटिंक्ट हो गया? हाइड प्रेजेंटर व्यू प्लीज। ये देख, ये आ सकता है 2004 में शेष कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए 500 साल में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोडो बर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया, क्वागा, हाइलसिन, स्टेलर सीकाउ, और 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर, ये सब पास्ट ईयर में क्वेश्चन में आया है, एक्सटिंक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट प्लीज। बाली टाइगर, ये भी एक्सटिंक्ट, ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया। डोडो एक्सटिंक्ट हो गया। 27 स्पीसीज डिसअपीयर्ड इन लास्ट 20 years, जिसमें डोडो वन ऑफ देम है, ठीक है? ये क्वागा है। 15,500 स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड वगैरह हो चुका है, या कोई और कैटेगरी में फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ऑलरेडी आप सोच सकते हो कि मे बी इधर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गया है, या एंडेंजर्ड हो चुका है, या वल्नरेबल है, राइट? 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32%। तो आप ये चैप्टर में देख सकते हो ना, डेटा इतना है ना, डेटा को लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। ये फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन 31% जिम्नोस्पर्म्स, तो ये डेटा डायरेक्ट उठा के दे देगा। नीट के लिए टफ हो जाता है इसलिए क्योंकि डेटा डायरेक्ट उठा के दे देता है। तो 31% जिम्नोस्पर्म फेस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, इट्स अ बैड क्वेश्चन बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड है, लेकिन दे देता है। ये 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर, जैसे बाली टाइगर, जावान एंड कैस्पियन, ये एक्सटिंक्ट हो गया, राइट? और करेंट स्पीसीज आप जानते हो, रॉयल बंगाल टाइगर का नंबर भी बहुत कम हो गया था, अभी प्रोजेक्ट टाइगर करने के बाद थोड़ा इंक्रीज हुआ है। करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम। जब से ह्यूमन आया है ना, बाय द वे मास एक्सटिंक्शन बहुत बार हो चुका है, पहले बहुत बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, राइट? करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट बोला जा रहा है 100 to 1000 टाइम्स, कैन यू इमेजिन दैट? And if this trend continues, nearly half of all the species on Earth might become extinct within the next 100 years. So it is high time that we conserve. नहीं तो ये बायोडाइवर्सिटी हम लोगों के लिए रहेगा नहीं। सो इम्पैक्ट्स होने से, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? ये एनसीईआरटी है, आप आराम से ये कर लोगे। एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या इम्पैक्ट होगा? ड्रॉट्स हो जाएगा, प्लांट्स कम हो जाएगा,
इकोसिस्टम का वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा प्लांट्स का, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स आते रहेगा, बढ़ते रहेगा, राइट। सो इसका इम्पैक्ट काइंडली पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बोला कि क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का 4 मेजर रीजन है, इसको इविल क्वार्टेट बोलते हैं। इविल क्वार्टेट: हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन। Screenshots, please. These are the 4 major reasons. इसको इविल क्वार्टेट मींस 4 मेजर रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे बढ़ रहे हैं। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट्स समझ में तो आ रहा है कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन वगैरह काम के चक्कर में इन लोग का जो घर है, ये लोग हम लोग एनिमल्स का घर वगैरह हम लोग तोड़ रहे हैं। सुकना में ही देख लो, डूअर्स में बहुत जगह पे रोड्स वगैरह बना रहे हैं, तो हाथियों का जो अटैक हो जाता है विलेज वगैरह में, क्योंकि उन लोग का हैबिटेट हम लोग फ्रैगमेंट कर रहे हैं। और डिफोरेस्टेशन भी करते हैं, बिकॉज झूम कल्टीवेशन का जो प्रैक्टिस है बहुत जगह डिफोरेस्टेशन हो जाता है, राइट। एग्रीकल्चर कर लेते हैं फॉरेस्ट के अंदर में, फॉरेस्ट का एरिया को पूरा साफ करके, तो प्रॉब्लम। तो thousands of acres of rainforest are being lost within hours। ये अगर आप देखोगे अमेजन, हाउ फास्ट आर वी लूजिंग अमेजन, इट्स अलार्मिंग। यू कैन जस्ट चेक आउट अ गूगल डेटा ऑन दैट। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट कैसे कर देते हैं, रोड वोड बना देते हैं हम लोग अंदर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका हैबिटेट फ्रैगमेंट हो जाता था, तो फिर उन लोग डर जाता है, तो फिर अटैक कर देता है विलेजेस वगैरह में, फिर अल्टीमेटली उसका पोचिंग हो जाता है, मर जाता है। ये देख, डिफोरेस्टेशन ऑफ अमेजन देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट क्या है आप देख सकते हो। फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैगमेंटिंग द हैबिटेट, राइट। लेकिन हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन के बावजूद भी यहाँ पे अगर ये सब जो टेक्निक किया गया है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट आप देख रहे हो, लेकिन अगर इस तरह से कनेक्टिंग रख दोगे, तो इसी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली कनेक्ट करके रखा है। तो कनेक्ट करके रखा है मीन्स एनिमल्स कैन इवन गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर। नहीं तो ये सैंक्चुरीज वगैरह में भी आप देखोगे कि जैसे हम लोग मानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से जा रहा है, सेवक रोड से जा रहा है, तो वो भी एक हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है। लेकिन क्या रहता, तो हम लोग को रोड नहीं बनाना है क्या? पॉइंट है कि बनाने के लिए सस्टेनेबल रखना पड़ेगा। सस्टेनेबल रखने के लिए इधर दिमाग, जैसे यहाँ पे दाहिने तरफ पे देखो दिमाग लगाया है, कैसे 2 फॉरेस्ट के बीच में कनेक्टिंग भी रख दिया है ऊपर से, नीचे से हम लोग जा रहे हैं। ऐसा करना पड़ेगा, जगह कम हो जाता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रहा है। बट दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर व्हाट हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर व्हाट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। फ्रैगमेंटेशन बैडली अफेक्ट्स एनिमल्स व्हिच रिक्वायर्स लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल्स, जिसको लार्ज टेरिटरी लगता है, एलिफेंट्स वगैरह लार्ज टेरिटरीज लगता है, माइग्रेटरी एनिमल्स को लार्ज टेरिटरीज लगता है। तो उसमें अगर आप हैबिटेट को तोड़ दोगे तो उन लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। Amazon rainforest is being cut for cultivation of soybeans or for conservation of grassland for cattle. Just imagine, and that's considered as the lungs of the earth. तो ये सब चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो अगर लंग्स ही नहीं रहेगा पृथ्वी का, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन बाद में खरीदना पड़ेगा, बोला था लैब में बना के खरीदना पड़ेगा। स्टेलर सीका और पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक प्रॉब्लम। ये मीट वगैरह सोर्स के लिए, स्टेलर सीकाओ का मीट वगैरह सोर्स के लिए पूरा एक्सप्लॉयट किया गया। पैसेंजर पिजन, so Steller seeker or passenger pigeon extinct due to over exploitation. So this question can come. Name two species which became extinct due to over exploitation. मतलब ज्यादा humans ने ज्यादा exploit किया for food basically. Steller sea cow and what? Passenger pigeon. Alien species invasion. I'd like to tell you ये paragraphs जो है ये 4 evil quadrant, इसके ऊपर में आप गारंटीड क्वेश्चन है। आपका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको एकदम जबरदस्त वे में पढ़िए, जबरदस्त वे में। एलियन स्पीसीज इन्वेशन मींस व्हाट? इंडिजिनस स्पीसीज डिक्लाइन हो जा रहा है। मे बी जो एलियन स्पीसीज जो बाहर से अगर कोई स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है एक इकोसिस्टम में, राइट। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सचो इलॉन मास्क वांटेड टू कम इनटू द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया। आप सोचो इलॉन मास्क अगर घुस गया टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो रिलायंस का जियो का क्या होगा? सोचिए एक बार, ठीक है। तो इंडिजिनस है रिलायंस जियो, और उधर है इलॉन मास्क जो एलियन स्पीसीज है। ठीक है। तो अगर
वो कंपेटिटिवली सुपीरियर है, तो हम लोग को रिलायंस का वाट लग जाएगा, और रिलायंस का वाट लगेगा तो कितने सारे लोगों का नौकरी जाएगा, हम लोग का इकोसिस्टम कितना इफेक्ट होगा। इकोसिस्टम इन द सेंस लाइक जॉब इकोसिस्टम बोल रहे हैं, लाइवलीहुड बोल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी अगर कोई एलियन स्पीसीज जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होता है, अगर उसका आर वैल्यू मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस हायर है, देन वो इंडिजिनस नेटिव स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगा। और ऐसा देखा गया था, एग्जाम्पल बहुत है कि एलियन स्पीसीज इन्वेशन के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, इंडिजिनस स्पीसीज उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाता, एक्सटिंक्ट हो जाता है, राइट। ये देख एग्जाम्पल्स एलियन स्पीसीज, नाइल पर्च का जो एग्जाम्पल है, नाइल पर्च विच वॉज इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ व्हाट मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिकलिट, छोटा सा फिश चिकलिट फिश खत्म, बिकॉज आप नाइल पर्च का साइज देख सकते हो, राइट। चिकलेट फिश इन द लेक खत्म हो गया, मोर देन 200 स्पीसीज खत्म हो गया, एक को गलती से इंट्रोड्यूस कर दिया था नाइल पर्च, लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट आ रहा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन का, एनसीईआरटी ने दिया है कि आइकॉर्निया, लैंटेना, वाटर हायासिन, वाटर हायासिन कोचुरी पाना पॉन्ड के ऊपर में ग्रो करता है, कैरट ग्रास दैट इज आइकॉर्निया क्रासिपिस, ये सॉरी कैरट ग्रास इज पार्थेनियम एंड आइकॉर्निया इज वाटर हायासिन, आइकॉर्निया इज water hyacinth, Iconia crassipes, a terror of Bengal बोला जाता है because it propagates very fast on ponds, lakes with the help of its offsets are Sabarial stem modification, तो बहुत जल्दी प्रोपागेट कर देता है और पॉन्ड को पूरा एकदम कट कर देता है सनलाइट से, पॉन्ड का सरफेस में हेवी ग्रोथ हो जाता है वाटर हायासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। गांव एरिया में, डुअर्स का गांव में आपको वाटर हायासिंथ खूब मिल जाएगा, राइट। कोई भी एक मेन टाउन से थोड़ा गांव की तरफ जाइए, आप देखोगे कि वाटर बॉडीज में, पॉन्ड में, लेक्स में वाटर हायासिंथ के हेवी ग्रोथ है। तो ये सब बाहर से लाया था बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और कौन जानता था कि इसका रिप्रोडक्टिव रेट इतना हाई है। ये सब नेटिव स्पीसीज नहीं था इंडिया का, ना कैरोट ग्रास था, मतलब ना पार्थेनियम। ये पार्थेनियम तो फिर पोलन, इसका पार्थेनियम का पोलन हे फीवर कर देता है, एलर्जी कॉज देता है, एस्मा वेस्मा आ जाता है, एलर्जी का एस्मा। एक तो ये है, और फिर इसका ग्रोथ रेट इतना हाई है, रेलवे ट्रैक के बगल में कैरोट ग्रास पूरा मिलता है, और आप देखोगे कि आसपास में मतलब दो चार आ गया तो ये फास्ट डेवलप करके नेटिव स्पीसीज का रिसोर्स खत्म कर देगा, वही सब कुछ टाल लेगा। तो कैरोट ग्रास, लैंटेना कैमेरा भी जंगल वगैरह में, यहाँ पर लोकली जंगल में वाइल्ड है, मिल जाता है, वीड है। वाटर हायासिंथ, लैंटेना, कैरोट ग्रास, so these all has damaged our native species in the sense because they are comparatively superior, their R reproductive rate is higher than the native species, so रिसोर्स ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है, एंड नेटिव स्पीसीज को मिलता नहीं है, इंडिजिनस स्पीसीज को मिलता नहीं है, और वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। और एक देखो, ये अफ्रीकन कैटफिश जो हम लोग का रिवर में डाला गया, तो हम लोग का इंडिजिनस जो इंडिया का रिवर्स का जो कैटफिश है वो लोग का वाट लग गया, इंडियन कैटफिश खत्म, साइज इतना छोटा था। और अफ्रीकन कैटफिश का आप साइज देख सकते हो, आदमी जो खड़ा है, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा होगा ना, कैन यू सी द स्क्रीन शेयरिंग? Yes. So these are the examples given in the NCERT example of alien species invasion। तो कैटफिश वाला एग्जांपल हो गया, और फिर आपको और एग्जांपल किया गया था, ये पार्थेनियम वाला प्लांट वाला एग्जांपल हो गया, और ये चिकलेट फिश और नाइल पर्च का एग्जांपल हो गया। ये 3 एग्जांपल एलियन स्पीसीज इन्वेशन का दिया हुआ है, राइट। इसके साथ अगर आप नेक्स्ट को एक्सटिंक्शन जानते हो, जहाँ पे म्यूचुअलिज्म, आप म्यूचुअलिज्म पढ़ा है, अगर म्यूचुअलिज्म है तो सोचो एक गया तो दूसरा भी जाएगा। अगर एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म में एक दूसरे के लिए है, वन स्पीसीज इज डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर फूड, फॉर शेल्टर। तो अगर वन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया तो बी भी जाएगा, बी गया तो ए जाएगा, दैट्स कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। या अगर होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप यहाँ पे दिखा, एनसीईआरटी ने होस्ट पैरासाइट बोला है, तो होस्ट गया तो पैरासाइट जाएगा, पैरासाइट गया तो होस्ट जाएगा नहीं, एटलीस्ट होस्ट जाएगा तो पैरासाइट जाएगा। एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट व्हेन होस्ट इज एक्सटिंक्ट। ओके, पैरासाइट तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का बॉडी में आ जाए, होस्ट के बॉडी में आ जाए, लेकिन अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो पैरासाइट गया, बिकॉज पैरासाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर शेल्टर एंड फूड। सो और एक बोला, वो जो मैंने बोला म्यूचुअलिज्म का केस में, सो पैरासिटिज्म का केस में दिखता है को एक्सटिंक्शन, एंड म्यूचुअलिज्म का केस में ये दो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में को एक्सटिंक्शन दिखता है, राइट। म्यूचुअलिज्म पर प्लांट पॉलिनेटर, अगर सोचो पॉलिनेटर खत्म हो गया तो प्लांट गया, प्लांट का पॉलिनेशन कौन करेगा? हाउ विल द प्लांट प्रोपगेट? एक्सटिंक्शन ऑफ वन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर। अगर पॉलिनेटर गया तो प्लांट भी गया, अगर प्लांट गया तो पॉलिनेटर गया, पॉलिनेटर को नेक्टर कहां से मिलेगा?
खाना कहाँ से मिलेगा? वेयर विल इट गेट प्लेस टू ले द फूड, आई मीन ले द एग्स। ये सब हम लोग पढ़े हैं अंडर म्यूचुअलिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है। आपको दिख रहा है कि कितने सारे लॉस हो गए। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का 3 तो रीजन है। रीजन नंबर 1 इज कॉल्ड नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, एंड 3 नंबर है एथिकल आर्ग्यूमेंट, जिसके कारण हम लोग को बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपको तो दिख रहा है लॉस हो रहा है, तो एक दो मर जाएगा तो हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ना। आपने देखा पॉल एलरिच का कॉन्सेप्ट क्या था। तो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए? क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स, मेडिसिन मिलता है, फायरवुड, फाइबर, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, मेडिसिन सब मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, राइट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये सब डायरेक्ट हम लोग को दे रहा है भाई। तो इस दैट्स द नैरो, मतलब उन लोग दे रहे हैं तो हम लोगों को भी बनता है कि इन लोगों को कंजर्व करेंगे तो ये मिलते रहेगा। सो दैट्स द नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब यूटिलिटी है, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, दैट व्हाई वी शुड कंजर्व व्हाट बायोडाइवर्सिटी। मिल रहा है, इतने सारे सामान मिल रहा है तो हमको कंजर्व करना चाहिए। जब तक कंजर्व करेंगे, जब तक रहेगा तब तक मिलेगा। ये लॉजिक है। सेकंड लॉजिक क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। लाइक ब्रॉड यूटिलिटीज क्या है? विच आर द ब्रॉड यूटिलिटीज? जैसे हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है अमेजन से, राइट। और क्या? पॉलिनेशन हो पा रहा है, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, इतने सारे पॉलिनेटर्स है, पॉलिन एंड एस्थेटिक प्लेजर्स। ये 3 पॉइंट, ये इनडायरेक्ट है। दीज आर इनडायरेक्ट। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ ही नहीं रहेगा। सो दिस इज कमिंग अंडर ब्रॉड यूटिलिटीज। पॉलिनेशन हो रहा है, तब जाके पॉलिनेशन होगा, तभी क्रॉप प्लांट्स का सीड आएगा। सीड आएगा तो वही सीड से प्रोपेगेट होगा, हम लोग खाएंगे, राइट। एस्थेटिक प्लेजर, टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म इंडस्ट्री चल रहा है एस्थेटिक प्लेजर ऑफ लैंडस्केप्स के कारण, इकोसिस्टम का प्लेजर, इकोसिस्टम का एस्थेटिक वैल्यूज के कारण। सो दीज आर द ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट कि हम लोग को क्यों कंजर्व करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। थर्ड, एथिकल। वी आर द बिग बॉस, ह्यूमंस आर द बिग बॉस, हम लोग का ब्रेन है, हम लोग का एक ड्यूटी बनता है भाई, स्पैरो को बचाओ, ट्रीज को बचाओ, राइट। Tree cannot protect itself, or a sparrow which is almost endangered. Every species has an intrinsic value. We have a moral duty to take care of their well-being. That's the ethical argument, right? So I hope you are getting it now. कैसे कंजर्व करेंगे? तब आर्ग्यूमेंट तो समझ में आ गया कि कंजर्व करना चाहिए। हम लोग ये भी समझ गए कि लॉस हो रहा है तो कंजर्व करना क्यों चाहिए। 3 तो एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट दिया। आर्ग्यूमेंट क्या दिया? एक था नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, तीसरा क्या आ रहा है? तीसरा इज एथिकल आर्ग्यूमेंट। अब बोला कंजर्व कैसे करोगे? तो इंसिटू एक्सिटू लगा दो। व्हाट इज इंसिटू? व्हाट इज इंसिटू? इंसिटू मींस ऑन साइट, मतलब एग्जांपल सैंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एनिमल्स एंड प्लांट्स को जहां पर वो लोग हैं वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करके रख दो। नेचर में प्रोटेक्ट कर, वाइल्ड में प्रोटेक्ट करके रख दो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। दैट्स कॉल्ड इंसिटू कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग और कंजर्विंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट, दैट्स इंसिटू। और एक्सिटू क्या है? सोचो अगर बहुत नंबर कम हो गया है, एक्सिटू करना जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि अगर वो बाहर में छोड़ के रख देगा तो प्रेडेटर उसको खा के खत्म कर देगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सिटू करना जरूरी है। तो इन मेनी केसेस में हम लोग एक्सिटू करते हैं जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जैसे बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, जूस जिसको बोलते हैं, ये सब एक्सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज है। क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में सीड वगैरह को हम लोग, जम प्लाज्म को, सीड को कंजर्व करके रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस बाय क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके, राइट। या सो दीज आर कॉल्ड एक्स सिटू। तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन सिटू एक्स सिटू जानना पड़ेगा, ये सिलेबस में है। एंड ये जगह थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन ऑन साइट, so the conservation of genetic resources within natural or human made ecosystem in which they occur, that is on site conservation of genetic resources within natural or human made ecosystem। अगर हम लोग ने कोई इकोसिस्टम बनाया है उसमें ही उसको प्रोटेक्ट करके रखना, मतलब वहां से उठा के लेके आने का नहीं है। एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स, एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व, बॉक्सा टाइगर रिजर्व फॉर एग्जाम्पल, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, दीज आर कमिंग एज इन सिटू कंजर्वेशन और ऑन साइट कंजर्वेशन। देखो नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप्स, नेचुरल मोन्यूमेंट्स, ये सब आ जा रहा है। नेचुरल मोन्यूमेंट्स, माइंडेड नेचुरल मोन्यूमेंट्स, ये सब आ रहा है इन सिटू कंजर्वेशन में, ऑन साइट। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के पास कितना, इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 14 ठो है।
नेशनल पार्क कितना है, 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है, 448 है। ये डेटा इंस्टेडी डेटा है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। एक इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में नेशनल पार्क्स का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, आप एनसीआरडी वाला दे सकते हैं। नेशनल पार्क्स स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ वेयर प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पे ना मैं स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगा, होल्ड कीजिए थोड़ा सा, ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट वेट। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा। वेट, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क वगैरह का जो डिफरेंस है, 1 मिनट। ठीक है ब्रीदर, ठीक है ब्रीदर, जस्ट अ सेकंड, हियर वी गो। कहाँ गया भाई, ये देख, टेबल है। ठीक है ब्रीदर, बायोडाइवर्सिटी थियरी, दिस इज द वन। Yeah, exactly, this is what I was looking for. Sharing with digger of conservation of biodiversity, wildlife, conservation of wildlife in the natural habitat, that is in situ, wildlife away from the natural habitat under controlled conditions created by man, ex situ, जीन बैंक, जू, बॉटनिकल गार्डन, और यहाँ पे नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही क्लियर कट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाला का। यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में ना, ये नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व का टैबुलर फॉर्म में मैं आपको एक दे देता हूँ, उसको करने से हो जाएगा। मींस यहीं पे डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया नहीं है। तो ये देखो, ये हम लोग का कंटेंट में है, ये वाला कंटेंट में है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया, व्हाट आर द डिफरेंसेस। चलो जी, डिफरेंस दिखाइए जाते ही। किया था तो मैंने, होल्ड ऑन, टेबुलर फॉर्म में गया कहाँ, ये भी आप रख सकते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका कौन सा पार्ट, दिस पार्ट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सीक्रेट ग्रुप वाला पॉइंट आता है, सीक्रेट ग्रुप्स इन सिटू में, बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रहा है, 3 कैटेगरी है। ये सीक्रेट ग्रुप्स वाज नॉट देयर इन दैट प्रीवियस, सीक्रेट ग्रुप एनसीईआरटी में है। ये सीक्रेट ग्रुप्स क्या है बोलते हैं, ये सीक्रेट लेक्स, एग्जांपल किचिपीडी लेक, मतलब जो ये लोग ना, ट्राइबल पीपल इन अ फॉरेस्ट, ये सब एरिया को ये नहीं करता है, मतलब अलाउ नहीं करता है, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करता है, वो सब एरियाज को बोलता है सीक्रेट ग्रुप्स। ट्राइबल पीपल, उसको रिलीजियस कॉन्सेप्ट लगा के वहां पर वो एरिया को, मतलब वो लोग के लिए वो एरिया सेक्रेट है, वो ट्री सेक्रेट है, वो एरिया सेक्रेट है, या वो लेक सेक्रेट है, राइट। दीज एरियाज आर कॉल्ड सेक्रेट ग्रोव्स विद इन फॉरेस्ट, एंड दे ऑटोमेटिकली सालों के साल वो कंजर्व रहता है, कोई जाता ही नहीं है, जाने से मतलब ट्राइबल पीपल का वो एरिया है, वो जाने से मार देगा, राइट, कुछ भी वहां पे करने जाओगे मार देगा, तो ऑटोमेटिकली कंजर्व रहता है। तो ये इन सिटू नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व रहता है, सर इन सिटू कंजर्वेशन हो जाता है।
और बायोस्फीयर रिजर्व और ये पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? दिस दिस क्वेश्चन कम्स, नीट में ही आता है। बोर्ड में तो आपको जस्ट इंस्टीट्यूट एक्सटीट्यूट पूछ के छोड़ देगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट, एक बायोस्फीयर रिजर्व एंड इसमें प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में क्या आएगा, प्रोटेक्टेड एरिया में क्या आ जाएगा, पार्क आ जाएगा, नेशनल नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है। सो प्लीज सी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में लेट अस चेक इट आउट कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में आ रहा है ये नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एग्जांपल मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्जांपल नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज अ थिंग मतलब यहाँ पे होता क्या है? These are areas of land and or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biodiversity of and of the natural and associated cultural resources. These are managed through legal, spelling wrong है, legal and other effective means. ठीक है, तो maintaining इसमें problem क्या है? How is it different? How is a national park and wildlife sanctuary different from biosphere reserve? ये वाला point है, देख। बायोस्फीयर रिजर्व में ना ये अलाउड है, यहाँ पर ना ये डायग्राम दिया ही नहीं है, बेकार हो गया। रुकिए, मैंने लास्ट डे का स्लाइड में शेयर किया था, होल्ड कर। हम देख रहे हैं कि और कोई ले नहीं पा रहा है, क्या मैं रुक जाऊं क्या? थोड़ा सा आधा घंटा का जैसे रह गया, हाफ एन आवर जैसे, मैं रुक जाता हूँ, ठीक है? ये पार्ट थोड़ा सा आराम से कर देंगे, ऑलमोस्ट हो गया, ये पार्ट ऑलमोस्ट हो गया। तो एक क्लास और लगा देंगे, एक क्लास लगा देते हैं, कल लगा देते हैं, ठीक है? संडे है ना, कल 31 है, लगा देते हैं कल। ये पार्ट को थोड़ा टचअप कर देंगे प्रॉपरली। व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, 10 बजे, 10 o'clock, ठीक है? 10 o'clock में आप लोग ज्वाइन कर जाओ। इसका जो लास्ट एक्सीटू इंसीटू का और थोड़ा सा डिटेल में हैमर कर देता हूँ। 15-20 मिनट्स लगेगा। कि टान दूं, क्या करूं? सर करवा दीजिए। जल्दबाजी हो जाएगा क्योंकि हॉटस्पॉट भी थोड़ा सा बोलना है, थोड़ा ठीक से कर देते हैं ना, इस जगह को ठीक से कर देते हैं, आधा घंटा ठीक से कर देते हैं। कल ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में कर लो या ऑफलाइन में कर लो, मैं रहूंगा ऑफलाइन सेंटर आश्रमपुरा में रहूंगा, अगर किसी को ऑफलाइन में आके करना है कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आ जाइए, लंबा खींच गया, और नहीं करना है। कम टुमारो एट अराउंड 10 AM, इसको हाइब्रिड मोड में रख देंगे, ठीक है? ऑनलाइन में ज्वाइन करना है जिसको ऑनलाइन में कर लो, या ऑफलाइन में आना है तो आप ये सेंटर में आ जाओ, ऑफलाइन आश्रमपुरा सेंटर में आ जाओ, नहीं तो आप ऑनलाइन में कर लो, ठीक है? तो इट विल टेक लाइक 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। ये हॉटस्पॉट्स इंसिटू एक्सिटू, ये नेशनल पार्क सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा हैमर कर देंगे। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हो जाएगा, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। Recording stopped.